हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आए हो सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक कोशिश और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी आ जाओ क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है और इस चैप्टर का हम धुआंधार एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत मजा आने वाला है, बहुत धुआंधार इसकी एंडिंग करने जा रहे हैं। तो जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो भाई सारे लोग आ चुके हैं। तो देखते हैं अपने साथ कितने बच्चे जुड़ चुके हैं भैया। पूरे 13.5 करोड़ बच्चे और पूरे ब्रह्मांड से, जुपिटर ग्रह से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मंगल ग्रह से भी बच्चे जुड़े हुए हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से भी बच्चे जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री का ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो जल्दी आ जाओ, मचाते हैं तगड़ा वाला, बहुत बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग भाई मेरे प्यारे बच्चों। तो सब फुल ऑन जोश के साथ स्टोइशियोमेट्री तो सर आग लगा दिया हमने, सर फोड़ के रख दिया स्टोइशियोमेट्री। अब सर रिएक्शन वाले क्वेश्चन कितने भी आ जाएं अपन आग लगा देंगे, ठीक है भाई साहब? बहुत बढ़िया। तो भाई इतने सारे बच्चे, केतन, हितेश, ईशा, अमरेश, राजदीप, सुप्रिया, शशांक, अनुष्का, विश्वास, बहुत बहुत बढ़िया, फरहाद, नसीर, प्रिया शर्मा, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भाई सारे लोग आ चुके हैं, तो पढ़ाई शुरू की जाए। तो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? तो मेरे बच्चे रेडी हैं। तो सर आज आप क्या कराओगे? जी आज मैं कराऊंगा छोटी सी रिवीजन, और ये मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है। ओके सर जी, रिवीजन करेंगे सर अपन, ठीक है? उसके बाद आज मैं कराऊंगा एक छोटा सा कंसेप्ट बेटा, मिनिमम मॉलिक्यूलर, छोटी छोटी जो भी चीजें हैं वो सारी अपन कर लेंगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट। ओके सर, इससे भी कुछ क्वेश्चन आता है। हाँ, उसके बाद एक और छोटी सी चीज आती है, ड्यूलंग एंड पटीट लॉ है। ये क्या होता है? ये छोटी छोटी सारी चीजें करेंगे। उसके बाद वेपर डेंसिटी भी करेंगे। हाँ सर, बहुत सुना है वेपर डेंसिटी के बारे में, आज सारा सिखा दूंगा और साथ ही साथ करते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो आर यू गाइस रेडी? क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल तैयार? अगर तैयार हैं तो जल्दी से क्लोरोफिल वाली हरे दिलों की कर दो बौछार, क्योंकि अपन मचाने वाले हैं बहुत सारे धांसू कंसेप्ट और क्वेश्चनों का जबरदस्त वाला अंबार क्या घटिया राइमिंग करी है? तो चलो कर तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग आ चुके हैं। हाँ, मधु, अंजल शर्मा, इस बार रिजवान, श्रीजा रॉय, खुशी सिंह, रुशदा, तपस्या, निहारिका, बबली, बहुत बढ़िया। तो चलो सब लोगों ने क्लोरोफिल वाली दिलों की कर दी बौछार। तो शुरू करते हैं आज की धांसू वाली पढ़ाई। अब मुझे ईमानदारी से बताना, सब बताना, मैं देख रहा हूं, मुझे बताना बेटा, आप लोगों ने स्टोइशियोमेट्री करी है, रिएक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं, ईमानदारी से बोल अब रिएक्शन वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो ना? तुम्हें पहले दिक्कत होती थी ना इनमें, अब रिएक्शन वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो ना बेटा? ईमानदारी से बता मेरे को, क्या रिएक्शन वाले क्वेश्चन कर पा रहा है ना बच्चा? बहुत बहुत बढ़िया ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यस मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार और कह रहे हैं रिएक्शन वाले स्टोइशियोमेट्री अब आ गई है ना। देख पहले तुझे कभी नहीं आते थे रिएक्शन वाले क्वेश्चन करने, अब तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना आ गया, कौन कितना कितने से रिएक्ट करेगा, कितना बच जाएगा, ये अब मेरे बच्चे को आ चुका है। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, यस मेरे बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे कह रहे हैं सर अब बन जा रहे हैं सर क्वेश्चन, अब बनने लगे हैं सर क्वेश्चन, वेरी गुड। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चैंपियन बन जाओगे। अब एक बच्चा देख महानुभाव क्या कह रहा है, सर एन फैक्टर, अरे एन फैक्टर तो रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है, अभी इसमें कहां से आ गया एन फैक्टर पगलू हां चलो शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। देखो बेटा, आपसे 100% देख कभी अपने से 100% शुरू में नहीं होते। तुमने यहाँ क्लास में कंसेप्ट सीखा, आप कुछ कुछ सीखोगे, पहले कुछ कुछ क्वेश्चन होने शुरू करेंगे होंगे, फिर उसके बाद तुम लगे रहोगे, थोड़े और बेटर क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ता है ये। बट हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, विश्वास मान, तू ही करेगा। तेरे जैसे बच्चे कर रहे हैं, तेरे इतने सारे साथी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सब धीरे धीरे होने लगता है मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ वाजिया वाजिया कह रही है सर एक बात बोलूं, अब देख तू बोलेगी मुझे दिखेगा नहीं कि बहुत तेजी से चैट चल रही है अब मेरे बेटा सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? हाँ चलो भैया सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, मजा आने वाला है, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है सर जी? करा दो सर जी, बिल्कुल तैयार हैं हम। तो चलो मेरे बेटा पहले कर लेते हैं अपन छोटी सी रिवीजन। शाबाश सर जी, बहुत बढ़िया। तो रिवीजन हम स्टोइशियोमेट्री कर रहे थे, स्टोइशियोमेट्री में पूरी स्टोइशियोमेट्री एक स्टेटमेंट के दम पे सॉल्व होती है। और क्या है मेरे बेटा वो बेटा, एक स्टेटमेंट क्या है कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। एनी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स, एनी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू, ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके सर जी, आ गई बात समझ में सर? जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद क्या मेरे बेटा, उसके बाद आप ईमानदारी से देखना, फिर हमने किया था लिमिटिंग रिएजेंट। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, अरे आप बताओ ना मुझे, लिमिटिंग रिएजेंट अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो दोनों में से कोई एक ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, और वो रिएक्टेंट डिसाइड करता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, उसी रिएक्टेंट को अपन बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ओके सर, तो लिमिटिंग रिएजेंट इट इज दैट रिएक्टेंट, ओके, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए और यही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। इट इज दैट रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में, व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, ओके, एग्जॉस्टेड माने खत्म, व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट इन रिएक्शन एंड इट डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that will be formed। ओके सर, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने कराया था मेरे बच्चों गैस यूरियोमेट्री। फिर मैंने क्या बोला था कल, जल्दी से बोल, मैंने क्या बोला था मेरे बच्चों, और जल्दी बोलो। हाँ, गैस यूरियोमेट्री में हमने इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी क्या, कि दुनिया में कोई भी बैलेंस इक्वेशन अगर उसमें गैसेस इन्वॉल्व है तो उसको मोल के टर्म में तो पढ़ सकते हैं बैलेंस इक्वेशन को, साथ ही साथ वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल बताया था, ये स्टेटमेंट याद है मेरे बच्चे को। हाँ होमवर्क कराऊंगा, टेंशन मतलब होमवर्क के फोर क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन दिए थे, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखियो। तो गैस यूरियोमेट्री ये कहता है एनी बैलेंस इक्वेशन कैन बी रेड in terms of volume as well, any balanced equation involving gases, अगर उसमें जो गैस है तो उनको मोल के टर्म में ना पढ़ के वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हो। any balanced equation involving gases can be read पढ़ी जा सकती है, can be read in terms of volume as well as number of moles, as well as number of moles। ईमानदारी से बोलो समझ में आया, और झूठ ना बोले मेरे नन्हे मुन्नो। फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, शाबाश शाबाश शाबाश, मंतशा प्रवीण, ठीक है ना? हाँ, माधव प्रताप सिंह वाजिया कह रही है सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री, और फिर रोता हुआ इमोजी बना दिया, और इमोजी के बाद लिख रही है खुशी के आंसू हैं सर ये वाजिया, मैं बेस्ट नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूं बेटा। आप अच्छे बच्चे हो तो आप मुझसे बेस्ट ले सकते हो मेरे बेटा, आप सीख सकते हो कंसेप्ट बिना फॉर्मूले रटे, मैं आपको चीजें करा दूंगा। देख मेरी बच्चे समझने की कोशिश करो, 2 साल भी तुमने 11 12 में कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, तो वहां तुमने फॉर्मूला बेस पढ़ा, तो बता कहां न्यूमेरिकल सॉल्व करने आए, बट एटलीस्ट तो कुछ कुछ करना सीख रहा है मेरे बेटा। और तुझे ये कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तुझे ये पता है कि बेसिक से भी मैं क्वेश्चन को उठा सकता हूं, तो यही बेटा वो है। तो समझने की कोशिश कर, इस दुनिया में बेस्ट कोई नहीं होता, आप कितने सिंसियर हो, आप कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हो, वो चीज डिसाइड करती है आप कितने अच्छे होगे मेरे बेटा। तो अच्छे छात्र बनो, विश्वास मानो, तुम्हें दुनिया के सभी टीचर बेस्ट टीचर लगेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा, सब लोग थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। अब मुझे चलो मैं आपसे पूछता हूं, होमवर्क शुरू में कराऊं या नई चीज शुरू करूं, या एंड में करा दूंगा फिर होमवर्क? आप लोग बताओ, स्टार्टिंग में होमवर्क करा दूं जो कल दिया था, या एंड में कराऊं होमवर्क? क्योंकि नई क्लास है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने पिछली क्लास नहीं करी होगी, तो उनके लिए नई चीज होगी, तो नई चीज से उनको इंटरेस्ट सीखना शुरू कर देंगे वो। अगर मैं पुराने क्वेश्चन तो होमवर्क क्लास के एंड में करा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया।
क्लास के एंड में हम ज्यादा बच्चे कह रहे हैं सर एंड में करा देना है ना, हाँ, और नई चीज शुरू कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे बेटा, मजा आने वाला है, नई चीज शुरू करते हैं। होमवर्क के जो क्वेश्चन थे वो हम क्लास के एंड में करेंगे। देखो ये था एक होमवर्क का क्वेश्चन, हाँ ये क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है, मेरे को याद दिला देना, मैं कराता हूं। तो सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की 10 वाली क्लास, और उसमें पहला कांसेप्ट शुरू करेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कांसेप्ट। समझना, ये भी एक न्यूमेरिकल कांसेप्ट है, बट मैं इसको बेसिक से बिल्कुल लैंग्वेज खोल खोल के समझा दूंगा, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें समझ में आएगा, तुम कर कैसे रहे हो सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा, दिल थाम के पेन पेंसिल फेंक दो, अगले 15 मिनट के लिए बस समझते चलना है कि मास्टर जी क्या करा रहे हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कांसेप्ट, ओके सर जी, करेंगे सर अपन, अजी बिल्कुल करेंगे मेरे बेटा। तो सब लोग दिल थाम के बैठना। ये बेटा क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा जा सकता है, सब लोग सुनेंगे, पूरा फोकस इधर कर दो। ये क्वेश्चन आता है टिपिकल नीट में, कई बार आया हुआ है बेटा इसके ऊपर, तो ध्यान से देखना क्या आया है। क्वेश्चन ऐसे आता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों के जैसा। खुश हो गए सर, हमें तो सुंदर आज तक किसी ने नहीं बोला, या पहली बार हम पे ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो? अरे आप दिल के सुंदर हो, शक्ल की बात नहीं कर रहा मैं ऐसा जी आसमान में चढ़ा के गिरा दिया एकदम से, हमें तो लगा था हम ऐसे शक्ल से सुंदर बोल रहे थे। अरे भाई ये इसको क्या हो गया है, ये क्यों मुस्कुरा, इसको क्या हो गया? ओ कैमरे भाई, ऐसा कभी कभी क्यों करते हो आप? ऐसे ना करें कैमरे बाबा, हैं ऐसे क्यों कर देते हो आप तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ चलो मैं दिखने लगाऊंगा अपने बच्चों को फिर से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बेटा कैमरा कभी कभी, ये कैमरा कभी कभी थोड़े से मजे ले लेता है, ठीक है ना, हाँ कभी कभी होता है। चलो अब लैग खत्म हो गया, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, शुरू करते हैं पढ़ाई। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है, अरे लैग चला गया भाई तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, शुरू करें, हाँ तो चलो भाई अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कांसेप्ट कैसा क्वेश्चन आता है, इससे बेटा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कांसेप्ट को समझना। पढ़ाई शुरू करते हैं, सीरियस हो जाओ, आ जाओ वापस। सीरियस का मतलब ये नहीं होता रोने लग जाए, सीरियस का मतलब होता है अटेंशन पूरी यहाँ पे हो। चलो इसको बहुत ध्यान से देखियो। तो पहला क्वेश्चन बेटा ऐसा आता है, आपने इंसुलिन सुना है ना, इंसुलिन, हाँ सर सुना है। इंसुलिन में मेरे बेटा थोड़ा सल्फर भी होता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई भी कंपाउंड है, इंसुलिन कंटेन्स, ओके सर, 0.1% बाय वेट सल्फर, ठीक है सर, ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। अब कैसे करना है, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, बहुत ध्यान से समझियो। हाँ मैं इसका कांसेप्ट समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, ठीक है सर जी, तो सुनते जाएं, सब सुनते जाएं। इस तरीके से परसेंटेज, हाँ सुनो सुनो, इस तरीके के आते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। इंसुलिन कंटेन्स 0.1% बाय वेट सल्फर, परसेंटेज दी होगी किसी एक एलिमेंट की। मान लो इंसुलिन एक कंपाउंड है, उसमें सल्फर के भी कुछ एटम होंगे, हाँ सर और भी एटम होंगे, बट सल्फर भी कुछ है क्योंकि दे रखा है, और 0.1% बाय वेट है, इसका मतलब 0.1%, पर माने प्रति, सेंट माने 100, 0.1%, 0.1 प्रति 100, मतलब प्रति 100 एएमयू इंसुलिन में, प्रति 100 एएमयू इंसुलिन में 0.1 एएमयू सल्फर है, इसका मतलब लिख डाला, ठीक है सर, मतलब समझ में आ गया। 0.1%, 0.1 प्रति 100 एएमयू इंसुलिन में 0.1 एएमयू सल्फर है, मतलब लिख डाला 0.1 एएमयू सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 एएमयू इंसुलिन। तो सर बाकी कौन से एटम होंगे मुझे नहीं मतलब, बट ये है कि हाँ 99.9 एएमयू बाकी और एटम होंगे, ओके सर ये तो पता लग गया। 0.1 एएमयू सल्फर 100 एएमयू इंसुलिन में, यहां तक क्लियर हो गया, और झूठ ना बोलो, हाँ सर जी यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया है सर। तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, मजा आने वाला है, ओके सर जी। सर ये आपने क्या किया, हाँ तो सुनो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब सल्फर तो है इंसुलिन के मॉलिक्यूल में, अब इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कितने हैं, हो सकता है इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 2 एटम हो सकता है इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 3 एटम हो, बट तुझे निकालना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। बता मिनिमम कब आएगा मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम कब आएगा मॉलिक्यूलर मास, कब आएगा बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास? सर जब पूरे मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम होगा, क्योंकि सभी एटमों के वजन को ऐड करके तो मॉलिक्यूलर मास आता है। अगर एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 2 एटम मानेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास मिनिमम नहीं आएगा। अरे सबसे कम इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास कब आएगा, जब हम ये माने कि पूरे मॉलिक्यूल में मिनिमम एटम होंगे सल्फर के। मिनिमम कितना एटम हो सकता है सल्फर का, सबसे कम तो एक एटम हो सकता है ना, हाँ तो ले हमें पता है 0.1 एएमयू सल्फर 100 एएमयू इंसुलिन में, पूरे मॉलिक्यूल में मिनिमम एटम कितने हो सकते हैं सल्फर के, एक एटम, और एक एटम सल्फर का वजन होता है 32 एएमयू, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 एएमयू। यस तो 0.1 एएमयू सल्फर 100 एएमयू इंसुलिन में, अगर मैं मान लूं पूरे मॉलिक्यूल में सल्फर का एक ही एटम है, मतलब कम से कम सल्फर 32 एएमयू होगा। हाँ सर जी सही कह रहे हो, तो 32 एएमयू सल्फर कितने इंसुलिन में होगा, जब 0.1 एएमयू 100 एएमयू में, तो 32 एएमयू एक एटम सल्फर का, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक वेट 32, तो कितने में होगा, यूनिटरी मेथड ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, शाबाश सर जी, इतने एएमयू इंसुलिन में होगा सल्फर का एक एटम। और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तभी आएगा जब पूरे मॉलिक्यूल में मैं सल्फर का मिनिमम एटम मानूं, मिनिमम तो एक ही एटम हो सकता है, ओके भाई शाबाश। तो ये डेसिमल हटाया तो ऊपर 1000 हो गया, ले बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन इज 32000 एएमयू। सच बता समझ में आया तो मेरे बेटा अंगूठा दे दो मेरे को, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सुभजीत सरकार, टीनू भारद्वाज, खुशी समसुंदर खातून, ओहो समसुनहर खातून, वंशिका शर्मा, बिट्टू, देखो बिट्टू बिट्टू अलग ही है, कह रहा है हेलो प्रतीक, बिट्टू ए बिट्टू, ओ बिट्टू, यहाँ तू हेलो क्यों कर रहा है प्रतीक को मेरे बेटा, तू प्रतीक से ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन है तेरी बेटा, ये पढ़ाई वाली जगह है, यहाँ पे बिट्टू प्रतीक को हेलो नहीं बोलते, गलत बात है, असंस्कारी है ये, ठीक है तो चलो तो भाई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बोल बात समझ में आ गई। जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन आए, पूरे मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का मिनिमम एटम मानना, तभी तो मॉलिक्यूलर मास मिनिमम आएगा ना, जब क्योंकि सभी एटमों के वजन को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास आता है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 2 एटम मान लेता तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। मिनिमम कब आएगा, जब मैं मिनिमम नंबर ऑफ एटम मानूंगा, तो सल्फर का मिनिमम कितना एटम हो सकता है एक मॉलिक्यूल, मिनिमम तो एक हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता है भाई। बहुत बढ़िया सर जी, चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा नीट में, पीवाईक्यू है, ओके सर जी। सब लोग इसको जो करके देगा सही सही उसको मैं, हाँ अब मैं कह रहा हूं आपसे इस प्रकार कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हीमोग्लोबिन, ठीक है सर, हीमोग्लोबिन contains, ठीक है सर, हीमोग्लोबिन contains ओके 0.05%, ठीक है सर, 0.05% आयरन बाय वेट, ठीक है सर। आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन बताना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन बताना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज ए, हाँ इतना होएगा, बी इतना होएगा, सी इतना होएगा, और डी नन होएगा। कम ऑन मेरे बेटा ईमानदारी से बताओ, कह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.05% आयरन। बेटा आयरन का एटॉमिक वेट याद रखियो, आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है, 56 एएमयू एक एटम का वजन। आपको पता है एटॉमिक वेट को एएमयू लिखने पर एक एटम का वजन होता है, कौन 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 कौन
नितेश कुमार, प्राची राजपूत, आसिफ पटेल, कर दो मेरे बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, मेरा बच्चा कर सकता है, मैं पोलवा दूंगा पोलवा। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.05% आयरन बाय वेट। रिया शर्मा कह रही है सर ग्राम में क्यों नहीं? मेरे बेटा एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन होता है, एटॉमिक वेट को एएमयू में लिखने पर 1 एटम का वजन होता है, और एक मॉलिक्यूल का वजन मेरे बेटा, एक मॉलिक्यूल का वजन तो एएमयू में होता है ना। अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे तो 1 मॉलिक्यूल का वजन नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन पकड़ू। आगे बात समझ में? इसलिए कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग कर रहे हैं, कंसेप्चुअली अपन करेक्ट कर रहे हैं मेरे बेटा, ठीक है। तो चलो आप सब बच्चों ने कर लिया होगा, अब मैं कराता हूं, तुक्का मत मारना, दूसरे का देख के गलत मत कर देना भाई, ठीक है सर कराओ। चलो मैं कराता हूं, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.05% आयरन बाय वेट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 0.05%, 0.05 प्रति 100, मतलब 0.05 एएमयू आयरन होगा प्रति 100 एएमयू हीमोग्लोबिन में। यस सर, 0.05 एएमयू आयरन है 100 एएमयू हीमोग्लोबिन में। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा 0.05 एएमयू आयरन है 100 एएमयू हीमोग्लोबिन में। आयरन तो है, अब हो सकता है हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन का एक एटम हो सकता है हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के 2 एटम हो, बट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कब आएगा हीमोग्लोबिन का? जब पूरे मॉलिक्यूल में मैं मिनिमम एटम मानूंगा ना आयरन का। मिनिमम कितना एटम हो सकता है एक मॉलिक्यूल में आयरन का? एक एटम। तो यस, तो जब 0.05 एएमयू 100 एएमयू हीमोग्लोबिन में होता है, तो आयरन का एक एटम 56 एएमयू कितने में होगा? 56 एएमयू आयरन मतलब एक एटम कितने में होगा हीमोग्लोबिन में? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। शाबाश सर जी। तो लो, हमने डेसिमल हटाया, ऊपर में 1, उसके बाद 2 डिजिट थी तो 0। तो मेरे बेटा ये 5 गया, हाँ कितने से? 20 से। शाबाश सर जी। 56 दूनी 112, फिर 3 0, हाँ शाबाश। दिस इज द हीमोग्लोबिन का वो वजन जिसमें आयरन का एक ही एटम है। तो यस, तो दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन। सच्ची बोल, समझ में आया? बहुत बढ़िया। सी मस्ट बी द राइट आंसर। कर लेगा मेरा बेटा, शाबाश। 71% ने सही कर दिया, बाकियों से क्यों गलत हुआ? क्यों गलत हुआ बाकियों से? कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या करुणा महानंदा? ऐसा क्यों किया बेटा तूने? ऐसे ना कर मेरी बेटा। हाँ चलो, खुशी कह रही है सर गलती से गलत हो गया है। रिचा सोनी, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत, कोई कह रहे हैं सर 0.05 की जगह 0.5 ले लिया, क्यों लिया भाई? तो इतना आंख नाक कान खुले रखने, ठीक है ना? हाँ चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको प्लीज गलत मत करना। अब देख यहाँ पे बोल, ऐसा सही क्वेश्चन दे दूं या थोड़ा सा इसमें घुमावदार क्वेश्चन दूं? बता मुझे, बोलना मुझसे, शांत क्यों बैठा है? ऐसा सही क्वेश्चन दे दूं या घुमावदार क्वेश्चन दे दूं जिसमें थोड़ा सा तू अटके, थोड़ा सा खटके? कम ऑन बोल, कैसा क्वेश्चन दूं? प्रिंस जांगड़ा, आदर्श, लुबना हसन कह रही है 719 रैंक है सर मेरी, आरुषि कह रही है 869 है, ठीक है ना? हाँ वो कैसा घुमावदार क्वेश्चन दे दो, ठीक है ना? हाँ चलो आओ, तो इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा सीधा जाएगा एम्स दिल्ली, उसमें एम्स दिल्ली जाने का दम है। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत मजा आएगा मेरे बेटा को, ठीक है सर जी? करा दो सर, बहुत बढ़िया। हाँ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, अच्छा कंटेन्स, ओके, 6% बाय वेट कार्बन, ओके, 6% बाय वेट कार्बन एंड 6% बाय वेट कार्बन एंड और भी दे रखा है भाई, और देने दे मेरे को, ओके ओके, 32% बाय वेट, 32% बाय वेट ऑक्सीजन है। 2 की परसेंटेज दे दी, 2 की परसेंटेज दे दी। हाँ बस सर, अगर कंपाउंड 100 ग्राम मानूं है ना, 100 एएमयू, तो उसमें कार्बन 6 एएमयू है, 32 एएमयू उसमें ऑक्सीजन है, तो बाकी तो अभी 32 और 6 38 हुआ, तो बाकी 62 एएमयू कोई दूसरे एलिमेंट होंगे, वो नहीं दिए हुए अपन को। अब कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कम ऑन मेरे बेटा, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कम ऑन 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 मेरे बेटा, जल्दी से बताएंगे। हाँ चलो जल्दी से बताओ। ए 200 एएमयू, बी हाँ 50 एएमयू, शाबाश, सी 100 एएमयू, और डी नन। कम ऑन मेरे बेटा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, कम ऑन। एंड देखना, सारे एलिमेंट नहीं दिए, सारे एलिमेंट नहीं दिए भाई। कार्बन 6% है, मतलब मैं मान लूं 6 प्रति 100, अगर कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें 6 ग्राम कार्बन है, मतलब 100 एएमयू कंपाउंड है तो 6 एएमयू कार्बन है, 100 एएमयू कंपाउंड है तो उसमें 32 एएमयू ऑक्सीजन है। बाकी कौन? ये तो 38 हुआ, बाकी कोई और एलिमेंट होंगे हमको नहीं पता, हमें 2 एलिमेंट की परसेंटेज दी है। कह रहा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ। अब मेरा बेटा दोनों के तरीके से निकाल लेता है, परसेंटेज से मैंने निकालना सिखाया हुआ है, करना चाहेगा मेरा बेटा दिव्या राजपूत, अखिलेश, अपूर्वा यादव, अनिमेश, लुगना, आयुष शुक्ला। कम ऑन अखिलेश, अखिलेश यहाँ पे मनी मनी लिख रहा है, क्यों अखिलेश क्यों लिख रहा है मनी? पढ़ लेना बेटा, ये मनी है बेटा, ये तू अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से समझेगा तो जीवन में आगे मनी मनी ही होगा तेरे पास, खूब सारे मनी होंगे तेरे पास, ठीक है ना? तो चलो भाई, अब चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? तो सुनो मैं कराता हूं, सोच लिया होगा, मैं पोल भी दे देता हूं। हाँ सर दे दो पोल, ठीक है? तो तुक्का नहीं मारना, अब दोनों के तरीके से निकालो मेरे बेटा, ठीक है सर? निकालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 6% बाय वेट कार्बन है, मैंने सिखाया कैसे करते हैं? अरे सिखाया है ना? हाँ सर जी सिखाया है। इसको क्या हो गया आज? मत कर भाई, ऐसे क्यों कर रहा है तू कैमरे? ठीक है, ये मेरे बेटा ना टेंशन मत लो, ये अभी ठीक हो जा रहा है, ठीक है ना? पता नहीं कभी कभी ऐसे ये परेशान करता है, कभी कभी, और कभी बिल्कुल परफेक्ट जाता है, पता नहीं इसको क्या है। अब ठीक है, तो जल्दी से अब उठा दे दो कमान मुझे, ठीक है? फिट है भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? हाँ तो चलो अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? अरे देख लो देख लो। तो चलो आ जाओ, देखना इतने दिन से कोई दिक्कत नहीं, आज कैसे कर रहे हैं, है ना? चलो मैं इसको चेंज करवा देता हूं, ठीक है ना? मैं इसको कैमरे को नया लगवा लेता हूं स्टूडियो में, ठीक है? और तुम्हें तो पता ही है इसका रीजन, बेटा एलियंस पकड़ लेते हैं सैटेलाइट के पास सिग्नल, कि उन्हें केमिस्ट्री सीखनी है ना। हाँ सर जी सही कह रहे हो, तो चल अब दिल थाम के बैठ, शुरू करते हैं। 6% बाय वेट कार्बन, मैंने सिखाया परसेंटेज से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना। 6%, 6 प्रति 100, 6 एएमयू कार्बन, 100 एएमयू कंपाउंड में है, 100 एएमयू कंपाउंड में है, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कब होगा? जब कंपाउंड में कम से कम एक एटम होगा कार्बन का, कार्बन के एक एटम का वजन 12 एएमयू, जब 6 एएमयू 100 एएमयू में होता है तो 12 एएमयू कार्बन, मतलब एक एटम कितने में होगा? ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। सर इतने एएमयू कंपाउंड में होगा, 6 दूनी 12, सर 200 एएमयू। कार्बन के अनुसार 200 एएमयू होना चाहिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, चल ठीक है, कार्बन के अनुसार 200 एएमयू होना चाहिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अब ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग निकाल ले, 32 प्रति 100, 32 प्रति 100 मतलब 32 एएमयू ऑक्सीजन, 100 एएमयू कंपाउंड में है, 100 एएमयू कंपाउंड में है, तो बेटा ऑक्सीजन का एक एटम कितने में होगा? एक एटम कितने में होगा? एक एटम का वजन, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास एक एटम 16 एएमयू, तो 16 एएमयू ऑक्सीजन कितने में होगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने एएमयू में होगा,
16 दूनी 32, 50, तो इसके अकॉर्डिंग 50 आ रहा है। अब बच्चा क्या गड़बड़ करता है, अब बच्चा क्या गड़बड़ करता है, वो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग 200 एएमयू आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग 50 एएमयू आ रहा है। तो बच्चा क्या कहता है मिनिमम तो यही है मॉलिक्यूलर मास, तो 50 टिक कर देता है मेरे बेटा। बच्चा क्यों लग रहा है इसके अकॉर्डिंग 200 एएमयू, इसके अकॉर्डिंग 50, तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है, तो 50 टिक कर देता है। नहीं मेरे बेटा, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास अगर 50 मानूंगा तो 50 एएमयू में तो कार्बन का एटम फ्रैक्शन में आ जाएगा। सोचना, अगर मॉलिक्यूल का वजन 50 एएमयू है, चलो उसमें ठीक है ऑक्सीजन का तो एक एटम है, बट 50 एएमयू में तो बेटा 3 एएमयू कार्बन होगा, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता ना, मिनिमम एक एटम तो कार्बन का भी होगा। अरे बोलना ना, तो यस यस यस, तो मेरे बेटा जब हम 200 एएमयू समझ में आया, 50 क्यों नहीं करेंगे। अगर तूने मॉलिक्यूल का वजन, कंपाउंड का मॉलिक्यूल का वजन 50 एएमयू माना, तो उसमें ठीक है ऑक्सीजन का तो एक एटम है, बट क्या 50 एएमयू में कार्बन का एक एटम होगा? नहीं, कार्बन का एक एटम तो मिनिमम 200 एएमयू में आ रहा है। हाँ, और 200 एएमयू में इसके 4 एटम आ जाएंगे, क्योंकि 50 एएमयू में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबका मिनिमम होल नंबर तो होना चाहिए ना, फ्रैक्शन तो नहीं हो सकते एक मॉलिक्यूल में एटम, होल नंबर रेशियो में चिपकते हैं। ओह, तो सर 200 एएमयू मस्ट बी राइट आंसर। बोल, लॉजिक समझ में आया? 50 एएमयू क्यों नहीं माना, बोल समझ में आ गया? और जल्दी बोल, ये देख कर गया ना वही बेवकूफी, मुझे पता था। बोलो, बात समझ में आ गई? अगर 50 एएमयू तो मॉलिक्यूलर वेट मानेगा, तो ठीक है उसमें ऑक्सीजन का तो एक एटम है, बट क्या उस मॉलिक्यूल में 50 एएमयू में कार्बन का आएगा एटम? नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकते एटम किसी मॉलिक्यूल में। ओके ओके सर जी, ठीक है, बोल, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? हाँ ठीक है सर, 50 एएमयू अगर मानता तो उसमें ऑक्सीजन का एक एटम है, बट 100 एएमयू में 6 एएमयू होता है, तो 50 एएमयू अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो उसमें 3 एएमयू कार्बन होगा, ये तो 1/4 एटम हो गया, नॉट पॉसिबल। बट अगर 200 एएमयू मानूंगा तो उसमें कार्बन का एक एटम है और 50 एएमयू में ऑक्सीजन का एक एटम, तो 200 में 4 एटम हो जाएंगे, तो यस ये होल नंबर में, तो दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। आगे बात समझ में बेटा, रिपीट भी कर दिया, अब बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं अपने बच्चों को एक प्यारी सी चीज सिखाने, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फुल कॉन्फिडेंस है, अब देख सबका सही होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे, फिर अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ूंगा, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, ठीक है सर। अब मैंने बोला क्लोरोफिल कंटेन्स, प्लीज गलत मत करियो, 100% का मुझे सही चाहिए। अब प्लीज मेरे बेटा 95% बच्चे सही करना, प्लीज कोई तुक्का मत मारना, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तुक्का सॉल्व कर लेना, ठीक है? हाँ चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान, क्लोरोफिल कंटेन्स, हाँ क्लोरोफिल कंटेन्स, ठीक है, 2% बाय वेट मैग्नीशियम, ठीक है। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम और क्लोरोफिल, कम ऑन। क्लोरोफिल का आपको बताना है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट नहीं पता तो ध्यान रखना 24 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है मेरे बेटा। ओके, अब ये कह रिया है कितना, हाँ 2400 एएमयू, बी कह रहा है 1200 एएमयू, सी कह रहा है 12,000, बहुत बढ़िया, डी कह रहा है नन। कम ऑन मेरे बच्चों, प्लीज इसका आंसर सबको सही करना है, कोई तुक्का नहीं मारेगा, बिल्कुल इसको ईमानदारी से करो, कम ऑन कम ऑन। आज के मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं एक एलिमेंट वाले, बट मैंने तेरे को 2 एलिमेंट वाली भी करा दिए और वहां भी फंडा बता दिया, क्या ध्यान रखना है कि सबके होल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, तो वो वाला मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चूज करेंगे। हाँ सर जी, आगे समझ में? हाँ चलो, आराधना देवी जल्दी से बता दो, पारुल बंसल, राहुल मीणा, रोशन, शब्बा सत्यम, आरजू, साक्षी पांडे, रोहित सरकार, बहुत बढ़िया, आशु प्रजापति। तो भाई लो समय कर लिया होगा, अब दिल थाम के बैठना, ठीक है? कैसे करेंगे सर? हो गया जो दिया है, मतलब 2% परफेक्शन आ गई, 2%, 2% मतलब 2 एएमयू मैग्नीशियम, 2%, 2 एएमयू मैग्नीशियम, 100 एएमयू क्लोरोफिल में है। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कब आएगा मिनिमम? जब पूरे मॉलिक्यूल में मिनिमम एक एटम होगा ना, कम से कम कितना एटम हो सकता है एक मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम का? मिनिमम एक एटम हो सकता है, एक एटम का वजन 24 एएमयू, जब 2 एएमयू 100 एएमयू में होएगा तो 24 एएमयू मैग्नीशियम कितने में होएगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, शाबाश सर, इतने एएमयू में होएगा, 12 दूनी 24, 12 इनटू 100, 1200 एएमयू इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का वो वजन है, ये क्लोरोफिल का वो वजन है जिसमें मैग्नीशियम का एक एटम है, तो दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल। सच्ची बोल, समझ में आया? और झूठ ना बोल। 93% मेरे बच्चे सीख गए, बाकियों से सिली मिस्टेक हुई होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, ईमानदारी से बोलो अगर सीख गए तो मेरे बेटा, मेरे को यहाँ पे तुम सारे लोग, मुझे तुम गुलदस्ते दे दो, गुलदस्ते, कम ऑन, गुलदस्ते दे दो मेरे को। ठीक है सर, आ गई बात समझ में सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बच्चे समझ में? कम ऑन, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कांसेप्ट आप क्वेश्चन कर लोगे, फोड़ दोगे तो बेटा मजा। अब मैं सिखाने जा रहा हूं एक बहुत मस्त चीज, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, यूनिक टाइप के, ठीक है? तो कराऊं क्या? आर यू गाइस रेडी? हां सर जी, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों ने गुलदस्तों की लगा दी है बौछार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब चलो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं बेटा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड पर। ओके सर, आप तो सर दुनिया जान के सारी वैरायटी के क्वेश्चन करा देते हो। हां मेरे बेटा, मैं सब करा दूंगा तेरे को, तू चिंता मत कर। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड पर भी क्वेश्चन आता है। ओके सर, ये क्या है सर? इस ऐसे क्वेश्चन को सर कैसे करना है, चल मैं करा दूंगा, सब लोग दिल थाम के बैठना। कराऊं क्या? कराओ क्या? चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? ठीक है सर, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड पे कराओ। अब सुनते जाना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तुमने ना कुछ ऐसा ऐसा देखा होगा, नहीं देखा तो देखो, कुछ ऐसा देखा तुमने कभी कोई क्वेश्चन, ध्यान से देखो, मजा आएगा। नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली होता है सर आयरन ऑक्साइड, हाँ फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है सर, बिल्कुल सर, ये देखा है, ये तो आसान है, एक आयरन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। बट मेरे बेटा, तूने ऐसा भी देखा होगा कई बार लिखा हुआ, हाँ सर बोल, ईमानदारी से देखा है तो मुझे यस लिख के बता। देख नॉर्मली ये तो हमें पता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है सर, बट तूने ऐसे भी देखा होगा जहां पे फ्रैक्शन में कोई एटम की संख्या लिखी होती है, इनको हम बोलते हैं ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड है। जहां फ्रैक्शन में होता है इनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। ओके सर जी, अब ऐसे बोल, देखा है ना? हाँ, कहीं तो कह रहे नहीं देखा, ऐसा पढ़ते नहीं तो तुम कहां से देखोगे, पहली बार पढ़ रहे हो तुम ढंग से, मतलब जहां तुम सच में डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है? हाँ तो चलो अब बहुत ध्यान से देखना। अब ऐसे मेरे बेटा एक कंपाउंड होता है Cu2O, हाँ सर, बट अगर ना, ये तो बहुत आसान है, क्यूप्रोस ऑक्साइड Cu2O, बट तुमने देखा होगा कई बार ये ऐसे भी लिखा होता है, फ्रैक्शन में एटम लिख देता है। अरे हाँ सर बिल्कुल, ओ तो ले इन्हीं सब कंपाउंड को जहां फ्रैक्शन में कोई एटम लिखा हो, इन्हीं को बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। तो सर ये कैसे आया, क्या मतलब है सर, है ना? चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना? हाँ शुरू करें। अब ध्यान से देख, इस पर कैसे क्वेश्चन आता है, अब सुनते जियो मेरे बेटा। ये प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे एलिमेंट पर, जैसे समझ FeO में क्या होता है, सुना मेरी बात को बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा।
एक ऑक्सीजन पे तेरे को पता है जनरली -2 चार्ज होता है, हाँ ऑक्साइड, बिल्कुल क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2,6। तो हमेशा कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी 8 पूरे हो जाएंगे ऑक्टेट पूरा। तो जब बॉन्ड बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए तो -2। तो ऑक्सीजन पे ऑक्साइड पे जनरली -2 चार्ज होता है, ठीक है? बोलिए चीज क्लियर हुई तो मुझे कम ऑन। तो बेटा एक ऑक्सीजन पे -2, आयरन पे सारों पे जितने भी आयरन एटम है उन पे +2। तो ठीक है, न्यूट्रल हो गया -2 +2, बिल्कुल इसीलिए हम ऐसे लिख देते हैं इसको, एक आयरन एक ऑक्सीजन -2 +2 बैलेंस, चार्ज न्यूट्रल, पक्का? ओके, तो ठीक है सर। तो इसमें सारा आयरन एटम पे चार्ज +2 है। परंतु ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कुछ आयरन एटम पे अलग-अलग चार्ज होते हैं। कुछ आयरन एटम पे +2 होएगा और कुछ पे +3 होएगा। आयरन पे ये दो ही चार्ज पॉसिबल होते हैं। ओहो! इसका ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि इसमें सारे आयरन एटम पे सेम चार्ज नहीं है। कुछ आयरन एटम्स पे +2 चार्ज, कुछ आयरन एटम पे +3 चार्ज। ओह! ये प्रॉब्लम तब आती है। समझ में आ गया? मतलब मेटल पे एक से ज्यादा डिफरेंट चार्जेस हों। अगर मेटल से जैसे देख CO2O में क्या था? समझ। जब ये होल नंबर था, एक ऑक्सीजन 2 का, ऑक्सीजन पे 1 पे -2, एक कॉपर पे +1, एक कॉपर पे +1 तो 2 कॉपर पे +2। तो न्यूट्रल होके बराबर है CO2O लिख दिया था हमने। अच्छा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन पे -2 है और सारे कॉपर पे +1 है। एक कॉपर पे +1 तो 2 कॉपर पे +2 तो न्यूट्रल होके बराबर। परंतु इसमें कुछ कॉपर +1 में होते हैं, कुछ कॉपर +2 में होते हैं। तो बोल मेरी बात समझ में आ गई? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कब बनते हैं? कब बनते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड? और जल्दी बोलो। तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। और जल्दी बोलो मेरे बेटा, ईमानदारी से। बोल दो। जल्दी बताओ। और जल्दी बताओ। हाँ, लैग चला गया। तू टेंशन मत ले मेरे बेटा लैग की। ठीक है भाई? सुनो, अब बिल्कुल फिट हो गया। ये लैग कब से चल रहा है? वो समझ में आ गया? चल मैं दोबारा से समझा देता हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है? ओ, सुनो। ये समझ में आया? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं मेरे बच्चे को बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, ठीक है? अब बिल्कुल परफेक्ट है। सुनो, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक उनको बोलते हैं जहां पे बेटा होल नंबर में नहीं फ्रैक्शन में कोई एटम लिख दे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। और ये प्रॉब्लम कब आती है? जब मेटल एटम एक से ज्यादा चार्जेस हो उसके ऊपर। तो देख ये आया, तो इसमें कुछ आयरन +2 में है, कुछ आयरन एटम +3 में है, ठीक है मेरे बेटा? ये इसमें क्या है? कुछ कॉपर +1 में, कुछ कॉपर +2 में है। बोल बात समझ में आ गई मेरे बेटा? ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये तो समझ में आ गया। ये तब होता है जब मेटल एटम पे एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं। ओके सर जी, बिल्कुल, तब ऐसे फ्रैक्शन में आता है। क्लियर हो गया? शाबाश। अब इस पर एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, इन क्वेश्चन को समझ लेंगे सारे बच्चे, ठीक है? हाँ। अब इस क्वेश्चन को जो समझ लेगा ना, वो सच में एम्स जा रहा है पटना। एम्स पटना जाएगा। चलना है पटना, वहां पे होगी ये घटना है। तो चलो भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना? सुनो भाई, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ये है, हाँ, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ आयरन, समझना, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ आयरन प्रेजेंट एज Fe2+ एंड Fe3+ इन Fe.980। ये आता है मेरे बेटा क्वेश्चन। बस ये आता है क्वेश्चन, हमें समझ में आया। जैसे ही फ्रैक्शन में आ गया नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है तो जिसका फ्रैक्शन में लिखा होता है तो उस मेटल एटम के ऊपर एक से ज्यादा प्रकार के चार्जेस हैं। ओके, तो वही पूछा है इसने, दे भी दिया कि भाई आयरन में +2 भी है, इसमें +3 भी है। तो वही पूछा है आउट ऑफ टोटल आयरन एटम कितने आयरन उसमें +2 वाले हैं, कितने आयरन +3 वाले हैं, फ्रैक्शन पूछा है। अब सब लोग दिल थाम के बैठ लेना मेरे बेटा। रणछोड़ दास, इधर देख ले मेरे बच्चों, मजा आ जाएगा। एक ने अपना नाम रखा हुआ रणछोड़ दास रेंचो। देख ले भाई, सुनो। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को? मेरे बेटा इसमें साफ-साफ दिख रहा है। देख समझ ले, एक करा रहा हूं, बाकी सारे कर लेगा तो उससे फिर। इसके एक मॉलिक्यूल में आयरन के 0.98 एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। हाँ, एक मॉलिक्यूल में। तो इसकी ना 100 यूनिट मान लेना, 100 मॉलिक्यूल मान ले। ठीक है सर, लेट 100 यूनिट्स ऑफ Fe.980। ठीक है सर, एक यूनिट में आयरन का 0.98 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। तो 100 यूनिट में आयरन के कितने एटम हो जाएंगे? सर आयरन के 98 एटम हो जाएंगे सर। सर 100 यूनिट्स में, क्योंकि समझ, एक यूनिट में 0.98 एटम, तो 100 यूनिट में 98 एटम आयरन के। ऑक्सीजन का एक यूनिट में एक एटम, 100 यूनिट में ऑक्सीजन के 100 एटम्स। बहुत बढ़िया सर। अब सुन, अब तेरे को पता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, तो आपको पता है सारे के सारे आयरन सेम चार्ज पे नहीं होंगे। कुछ आयरन होंगे +2 में, कुछ +3 में। तो मान ले x एटम्स आयरन के +2 वाले हैं। ओके, तो +3 वाले कितने हो जाएंगे? 98 माइनस x एटम्स +3 वाले होंगे। बोल है कि नहीं? हाँ सर जी, सही कह रहे हो। अब बिल्कुल भाई, टोटल 100 यूनिट मान ली, 100 यूनिट में 98 आयरन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के 100 एटम। अब 98 में से x एटम मान लिए +2 वाले थे, तो 98 माइनस x हो जाएंगे +3 वाले। अब सुन, एक ऑक्सीजन, अब देख पूरा कंपाउंड तो न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल कब होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तेरे को पता है एक ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन पे होता है चार्ज -2, तो 100 ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज होगा? -200। हाँ, एक ऑक्सीजन पे -2, समझ, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है। ओके, तो 100 ऑक्सीजन पे -200, तो बेटा ओवरऑल न्यूट्रल है, तो 98 आयरन पे टोटल चार्ज +200 होना चाहिए। बोलिए बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन। सुन ले ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्रैक्शन देखिए समझ में आ गया, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। आयरन एक से ज्यादा अलग-अलग चार्जेस है उसके ऊपर, ठीक है? एक यूनिट में इसके 0.98 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। मान लीजिए इसकी 100 यूनिट है, तो बेटा 100 यूनिट में आयरन के 98 एटम हो गए, ऑक्सीजन का एक यूनिट में एक एटम था, तो 100 यूनिट में 100 एटम हो गए। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 100 एटम पे ऑक्सीजन पे -200 चार्ज हो गया। बिल्कुल सर। अब 98 आयरन पे +200 होना चाहिए, क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। हाँ, तो मेरे बेटा क्योंकि 100 ऑक्सीजन एटम पे -200, तो 98 आयरन एटम पे +200 चार्ज होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा बराबर। तो 98 आयरन एटम पे +200 चार्ज होना चाहिए, ठीक है सर। अब 98 में से इसके x एटम है, एक एटम पे चार्ज +2, तो x एटम पे चार्ज +2x। हाँ, प्लस इसके एक एटम पे +3 चार्ज, तो 98 माइनस x एटम पे +3 into 98 माइनस x। बहुत बढ़िया। और ये टोटल चार्ज इसके x एटम पे चार्ज, इसके 98 माइनस x एटम पे टोटल चार्ज शुड बी +200, तभी तो न्यूट्रल है मेरे बेटा। बस हो गया मेरे बेटा, बस हो गया, इतना ही करना होता है। सब करा दो, अब तो बस सॉल्व कर ले। बोल समझ में आया तो उठा दे, इसको सॉल्व कर। 8 3 24, 2 गया, 3 9 27 और 2 29, ले माइनस का 3x बराबर 200, ठीक है? 2x माइनस 3x हो गया माइनस x, इसको इधर ले जा, माइनस का हो गया 200 माइनस 294। ले मेरे बेटा माइनस x इक्वल टू -94, माइनस माइनस कट गया, x आ गया 94। ले मेरे बेटा 98 में से 94 एटम इसके हैं। बहुत बढ़िया। और इसके फिर कितने हो जाएंगे? 98 माइनस 94, इसके 4 एटम होंगे। ले मेरे बेटा फ्रैक्शन आ गया, +2 कितना है? आउट ऑफ 98 एटम्स टोटल, +2 वाला 94 है, तो ले इसका 94/98। ये कितना आया? आउट ऑफ 98 एटम, इसके 4 एटम है, तो ले दोनों का फ्रैक्शन आ गया। खा मेरी कसम, समझ में आया? न्यूट्रल कर देना होता है। ओहो, अरे यार ये क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है यार ये?
चलो बात समझ में आ गई मेरे बेटा जी को? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो, अरे बोलो। समझ? टोटल चार्ज देखिए, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है ना मेरे बेटा, हर बार 100 यूनिट मान लिया कर, हर बार 100 यूनिट मान लिया कर मेरे बच्चे, ठीक है ना? हर बार 100 यूनिट मान लिया कर, जब भी कोई ऐसा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आता है मेरे बच्चों, ठीक है? ठीक है सर, तो आपको हाँ, देख कुछ नहीं किया है मैंने, 100 यूनिट मान ली तो इसके 1 यूनिट में 98 एटम, तो 100 यूनिट में 98 एटम, इसके 1 यूनिट में 1 एटम, तो 100 यूनिट में 100 एटम। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 100 ऑक्सीजन एटम पे -200, तो 98 आयरन एटम पे +200 होना चाहिए, क्योंकि पूरा न्यूट्रल है, जितना माइनस चार्ज उतना प्लस। तो भाई 98 में से टोटल में इसके x मान लिए, इसके 98 - x, तो इनके टोटल चार्ज होना चाहिए, इसके 1 एटम पे +2, तो x एटम पे +2 x चार्ज, इसके 1 एटम पे +3, तो इतने एटम पे +3 × 98 टोटल चार्ज शुड बी +200, तभी तो न्यूट्रल है। चल, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और एक क्वेश्चन करते ही तुम सबकी आत्मा में समा जाएगा, बिल्कुल ना घबराना मेरे बेटा, ईमानदारी से देख लो, ठीक है सर? कराओ प्लीज, इसको करना। अब तुम्हें ना एम्स दिल्ली वाली क्वेश्चन समझ में आते हैं, तुम्हें ना अब प्लीज कर दियो मेरे बेटा, प्लीज अब इसमें गड़बड़ मत करियो, ठीक है ना? हाँ सर जी कर देंगे। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं, कह दूं, बोल कह दूं मैं? हाँ, मैं कह रहा हूं, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ कॉपर +1 एंड कॉपर +2 इन इन Cu 1.80, कम ऑन कम ऑन, Cu 1.80 में आपको फ्रैक्शन बताना है। कर दे शुरू, कर देगा मेरा बेटा, कर देगा मेरा बच्चा, ठीक है ना? हाँ मिर्जा, कोई नहीं, Fe3+ को भी तो एक्स ले सकती थी, कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा, ठीक है ना? ओके सर, करो 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 करो। क्या हो गया यार इसको? ये ऐसे क्यों कर रहा है यार? हाँ भाई, इसको बता देंगे मेरे बच्चे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अब बताओ इसको फटाक से क्या होगा? देखिए, एक महानुभाव क्या कह रहा है, सर अपना नंबर दे दो, क्या करेगा मेरा नंबर जान के? चलो ठीक है भाई, चलो अब करते हैं, फटाक से बताओ मेरे को। सुनो, अब सब लोग सुनते जाना, क्या कह रहा है ये मेरे बेटा? कर सकते हैं, बहुत आसान है, सब बच्चे कर सकते हैं। मैंने बोला जब भी ऐसा आए, समझ जा ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड है, तो क्या करना है मेरे बेटा? मान ले इसकी 100 यूनिट है, लेट 100 यूनिट्स, सुन ले, लेट 100 यूनिट्स ऑफ कॉपर 1.80, ठीक है सर? अब सुन, एक यूनिट में मेरे बच्चे, एक यूनिट में कॉपर के 1.8 एटम, तो 100 यूनिट में कितने होंगे? 1.8 × 100, तो कॉपर के 180 हो जाएंगे। अरे एक यूनिट में 1.8 एटम, तो 100 यूनिट में कितने हो जाएंगे? 1.8 × 100, तो 180 कॉपर एटम होंगे। बहुत बढ़िया। एक यूनिट में ऑक्सीजन का 1 एटम, तो 100 यूनिट में 100 ऑक्सीजन एटम। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे ओवरऑल तो न्यूट्रल है, ओवरऑल तो न्यूट्रल है। हाँ तो क्या करना है? सुन, अब तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। एक ऑक्सीजन पे तेरे को पता है -2 होता है, तो 100 ऑक्सीजन एटम पे कितना होगा? -200, पूरा न्यूट्रल है, तो 180 कॉपर पे, 180 कॉपर एटम पे +200 होना चाहिए। अब इसमें से कौन कितने मेरे को नहीं पता। मान ले एक्स एटम है, कॉपर +1 वाले, ओके, तो +2 वाले कितने हो जाएंगे? 180 - एक्स एटम्स। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। अब इन कुल 180 कॉपर एटम पे कुल चार्ज +200 होना चाहिए, कुल चार्ज +200 होना चाहिए, तो लेकर टोटल एक एटम पे +1, तो एक्स एटम पे +1 × एक्स। बहुत बढ़िया। एक एटम पे +2, तो इतने एटम्स पे +2 × 180 - एक्स। तो ले मेरे बेटा, ये कुल में 180 एटम पे कुल चार्ज आ गया, एंड इट शुड बी +200, तभी तो न्यूट्रल है पूरा। हाँ, क्योंकि 100 ऑक्सीजन एटम पे -200, तो 180 कॉपर एटम पे कुल +200 होना चाहिए। तो एक एटम पे +1, तो एक्स एटम पे +1 × एक्स चार्ज। एक एटम पे +2, तो 180 - एक्स एटम पे +2 × 180 टोटल चार्ज शुड बी +2। ओके, +200। हाँ कर दी, 18 दूनी 36 -2x बराबर, अब बोलो। हाँ, ओहो, एक डार्क कलर कर लेते हैं। हाँ, +200, शाबाश सर जी, आ गया समझ में। अब करो x - 2x - x, बहुत बढ़िया। इसको इधर ले आए, 200 - 360, सर जी x आ गया माइनस का, ये माइनस का 160, x आ गया 160, तो ले 180 एटम में इसके कितने एटम हैं? 160 है, तो 160/180 इज द फ्रैक्शन ऑफ कॉपर +1। ओहो, और कॉपर +2 का कितना आएगा? तो अगर इसके 160 एटम है, हाँ 160 तो इसके 20 हो गए, तो 20 है, 20 एटम है आउट ऑफ 180, ये फ्रैक्शन आ गया कॉपर +2 का। हाँ मेरी कसम समझ में आया, तुम मुस्कुरा दिया, अब तो परफेक्टली आ गया ना, अब परफेक्टली आ गया ना। हाँ, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है भाई। समझ में? ऑक्सीजन में -2 लेते हैं, ये ऑक्सीजन वाला ही आएगा ज्यादातर, ठीक है ना? तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है, मेरा बच्चा फोड़ देगा। सच्ची बोल, सच बता ईमानदारी से, आ गया तो मेरे बेटा है, मुस्कुरा के दिखा देना मेरे को, तू क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है? प्लीज मुस्कुरा देना। चलो अब हम लोग दिल थाम के बैठते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब ऐसा क्वेश्चन भी मेरा बेटा फोड़ देगा। अरे हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ओके सर जी, अब मैं कराता हूँ वेपर डेंसिटी। अच्छा, ये क्या होता है सर? अब दिल थाम के बैठना। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मैं रटवाऊंगा नहीं, जनरली इसका फॉर्मूला रटवाते हैं लोग, बट नहीं, हम नहीं रटवाएंगे, हम मतलब समझेंगे, क्योंकि इससे कभी कभी इक्का दुक्का न्यूमेरिकल आ जाता है। वेपर डेंसिटी का आगे वाले चैप्टर्स में भी यूज होता है। शाबाश मेरे बेटा, अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है? ओके सर, तो सर क्या होता है वेपर डेंसिटी, समझा दो ना सर। चलो, ओ मिर्जा नफू। पायल चौहान जी कह रही हैं, सर आप बहुत प्यार से बोलते हो। अरे मेरी बेटा, दिस इज हाउ आई एम, ठीक है ना? हर कोई व्यक्ति यूनिक होता है, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। स्टाइल क्या? जैसे वो हो, यार इसको आज क्या बीमारी हो गई है? ये एसी की हवा से तो नहीं हो रहा है बेचारा, कहीं ठंड लग रही हो इसको? ये ऐसा तो ना था भाई, तू ऐसा तो ना था, क्यों कर रहा है तू आज ऐसे परेशान? लिटरली परेशान कर दिया इसने तो आज यार। आजा भाई।
हो रहा है बेटा, टेंशन मतलब ठीक। हेलो बच्चे, चलो वेपर डेंसिटी करते हैं। अब दिल थाम के बैठना, ठीक है ना? हाँ, तो चलो अब सारे लोग सुनते जाना, बहुत बहुत मजा आता है। ठीक है, शुरू करें सब लोग, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब सुनो वेपर डेंसिटी क्या होती है। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, आज के लिए रियली सॉरी, बट ये मेरे हाथ में नहीं हो जाता है, कभी घर में भी चीजें इलेक्ट्रिकल कभी कभी धोखा दे देती है ना, तो आज के लिए बेटा वो ठीक है, इसको मैं चेंज करवा लेता हूँ कैमरे को, है ना? हाँ, तो सारे लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। शुरू करें, शुरू करें। हाँ, चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, वेपर डेंसिटी क्या होती है। रटेंगे कुछ भी नहीं, एक एक चीज बिल्कुल इन एंड आउट आपको समझ में आएगी। ठीक है, ओके सर। वेपर डेंसिटी बेटा, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, वेपर डेंसिटी सिर्फ गैसेस की निकलती है। वेपर डेंसिटी सॉलिड या लिक्विड की नहीं होती। वेपर डेंसिटी सिर्फ गैसियस कंपाउंड्स की होती है। ओके, तो पहला पॉइंट समझ, नाम से पता लग रहा है वेपर। ओके, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर गैसेस। ओके, डिफाइंड ओनली फॉर गैसेस, सिर्फ गैसेस की होती है बेटा वेपर डेंसिटी, सॉलिड या लिक्विड्स की नहीं होती। बट सर है क्या? चल मैं बताऊंगा, सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है, सुनता जा बेटा ध्यान से। ठीक है, आज के बाद मैंने तो पहले ही बताया हुआ, याद भी रखना है आपको। कोई भी गैस है ना दुनिया में, उसके लिए बेटा ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होती है। पीवी इक्वल एनआरटी, बोल बताया था ना? अरे बोल बताया था ना, पीवी इक्वल एनआरटी। हाँ सर बताया था, पीवी इक्वल एनआरटी, बहुत बढ़िया। पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर गैस कांस्टेंट होता है टी टेंपरेचर। अब चल मैं एक काम करता हूं, पीवी, हाँ, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं किसी भी गैस के? सर गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, बोल नंबर ऑफ मोल तो ऐसे निकालते हैं ना, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, बहुत बढ़िया। आरटी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अरे वाह, मॉलिक्यूलर वेट को इधर लिया, अच्छा वॉल्यूम को नीचे ले जा, ले मेरे बेटा, गिवन वेट बाय वॉल्यूम। मेरे बच्चों डेंसिटी इसी को तो बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम को। अरे हाँ, वेट बाय वॉल्यूम को ही बोलते हैं डेंसिटी। शाबाश, तो ले किसी भी गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया तेरे को, आदि अनादि काल के लिए याद रखना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, जल्दी बोल, पीएम बाय आरटी, पीएम बाय आरटी। सच्ची बोलो, समझ में आया? किसी भी गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे बेटा पीएम बाय आरटी, किसी भी गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला पीएम बाय आरटी। पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, आर तो गैस कांस्टेंट है और टी है टेंपरेचर। बोल समझ में आया? तो उठा दे यहां तक, यहां तक दे, बहुत बिल्कुल आसान था। किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल आरटी होता है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले गया, वॉल्यूम को नीचे ले आया, वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी को तो बोलते हैं, डेंसिटी इज द वेट बाय वॉल्यूम। बोल आ गया समझ में? शाबाश 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 मेरे शेरों। चलो अब सर ये तो वही डेंसिटी, दिस इज नॉट वेपर डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस। ओके सर जी, ये वही डेंसिटी, दिस इज नॉट वेपर डेंसिटी। देखिए फिर ऐसे क्यों कर रहा है भाई? तेरे को इतनी ठंड लग रही है आज कैमरे? अब देख, फिर हो गया, चलो टेंशन नॉर्मल है, हो गया, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? उससे पहले ही, ठीक है, हाँ देखा, अब की बार इसने ज्यादा देर वो नहीं करी। रुक, मैं मुझे लग रहा है ना ये एसी की वजह से हो रहा है। रुक, लेट मी एसी बंद करने दे मुझे, है ना? हाँ, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब सब लोगों को आ गया। चलो अब यहां तक आ गया सर, डेंसिटी समझ में आ गया। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, डेंसिटी समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है? वेपर डेंसिटी क्या होती है? सब लोग बहुत ध्यान से देखना। वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की निकालनी है, सुना, वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं? उस गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिक्स है। वेपर डेंसिटी कुछ नहीं है, किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं एट सेम प्रेशर टेंपरेचर। जैसे समझ 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 समझ, बिल्कुल नहीं घबराना, इधर ध्यान से देखो मेरे बेटा। हाँ सुनो, वेपर डेंसिटी मान लो मुझे गैस एक्स की निकालनी है, वेपर डेंसिटी गैस एक्स की निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं डेंसिटी ऑफ एक्स को कंपेयर करूंगा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से। ओके, बट दोनों डेंसिटी हाइड्रोजन गैस और एक्स गैस जो है दोनों सेम प्रेशर टेंपरेचर पे होनी चाहिए। अच्छा, इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। बोल मतलब समझ में आया? अगर मान ली मैं गैस हूं, मेरी वेपर डेंसिटी निकालनी है, कैसे निकालेगा? मेरी डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करोगे एट सेम प्रेशर टेंपरेचर, मतलब जिस प्रेशर टेंपरेचर पे मैं हूं उसी प्रेशर टेंपरेचर पे दूसरी गैस होनी चाहिए। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, अब देख कैसे करेंगे, सुन ले सुन ले सुन ले। हाँ इधर देखो भाई, समझ में आया? अब सुन, मुझे अगर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ एक्स कैसे लिखूंगा? फॉर्मूला लिख, प्रेशर ऑफ एक्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, टेम्परेचर, बिल्कुल, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे निकालेंगे? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय आरटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, अब सब लोग सुनते जाएंगे, ठीक है? हाँ चलो, तो भाई इतना आ गया, दोनों सेम प्रेशर टेंपरेचर है, दोनों सेम प्रेशर टेंपरेचर है, तो ले कट गया पीपी, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया बस, सिर्फ फॉर्मूला लगाया मेरे बेटा, सिर्फ फॉर्मूला लगाया मेरे बच्चे, कुछ नहीं किया हमने। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। तो इसके आज के लिए सॉरी बेटा, खाना थोड़ा सा ही दिक्कत कर रहा है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि ना ये इस तरीके से परेशान कर रहा है बिना मतलब में, ज्यादा कुछ ज्यादा ही कर रहा है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, बट हो जाता है कभी कभी, ठीक है, रियरली कभी कभी होता है, वो तो हमेशा हो जाता है टेक में, ठीक है ना? चलो अब ठीक आना चाहिए, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब यही है, अब सुनते जाना, अब आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ बेटा बता, मेरे हाथ में कैसे चलते चलते इलेक्ट्रिकल चीज हो जाती है कभी कभी खराब।
चलो भाई अब आगे, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। सुनो, आज के लिए सॉरी मेरे बच्चे, मेरे हाथ में तो नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल चीजें आज ड्रामा कर रही है, नहीं तो वैसे तो बिल्कुल फिट चलता है। तो सुनो अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो सुनो, तो भाई वेपर डेंसिटी मुझे गैस एक्स की निकालनी है। अभी तक क्या पढ़ा है, आओ फिर से समराइज करते हैं। देखिए वेपर डेंसिटी सिखा के छोड़ूंगा आज, ठीक है बेटा। कोई भी गैस पीवी को एनआरटी फॉलो करती है। किसी भी गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला पीएम बाय आरटी। पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, एम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, आर को पता है गैस कांस्टेंट, टी टेंपरेचर। ओके सर जी। तो अगर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स निकालनी है, सुनो सुनो, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स का मतलब एक्स गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। मान लो अगर आप गैस हो, आपकी वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो आपकी डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करूंगा एट सेम प्रेशर एंड टेंपरेचर। तो डेंसिटी ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखा पीएम बाय आरटी, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स होगा। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला पीएम बाय आरटी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब क्योंकि दोनों प्रेशर टेंपरेचर सेम है, तो ले पी से पी कटा, आरटी से आरटी कटा। ले मेरे बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बोल सर 2 होता है, सर 2 होता है, सर 2 होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है। तो ले मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्स 2 into वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स। ले मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। ओ सर जी मजा आ गया सर। तो ले तू जीवन भर ये फॉर्मूला रखता है, मॉलिक्यूलर वेट किसी भी गैस का, ध्यान रखना सिर्फ गैस का, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है। तो क्वेश्चन बस ऐसे आता है, अगर आपको वेपर डेंसिटी दी है तो मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा गैस का, मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो वेपर डेंसिटी पूछेगा। सच्ची बोल, समझ में आया? और झूठ ना बोल। हैं वॉइस की क्या प्रॉब्लम है भाई? अब तुम मजे ले रहे हो, हैं अब तुम मजे ले रहे हो मजे मत। सो दिल थाम के बैठ। ये फॉर्मूला तुम आज तक रटते आए थे, बट आज इन एंड आउट समझ में आ गया। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है? किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है, मतलब उसकी डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से रिलेट करते हैं एट सेम प्रेशर एंड टेंपरेचर। बोल आ गया समझ में? सच्ची बोलो। चलिए बताओ, ये आगे समझ। तो डीवी का उल्टा है वीडी दीपक वशिष्ठ का उल्टा वेपर डेंसिटी। हाँ बहुत बढ़िया। तो डीवी ब्रो ने तुम्हें समझा दिया, वीडी ब्रो बोल समझ में आ गया? तो कौन कौन कौन? चलो जल्दी से हम कर दे तो समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर वेट किसी भी गैस का उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है, बस इस फॉर्मूले का यूज होता है। बट मैंने इसको इन एंड आउट भी समझा दिया, क्योंकि एसेशन रीजन का भी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आना चाहिए कि वेपर डेंसिटी है क्या हमारी। बहुत बढ़िया सर, ये रिलेटिव डेंसिटी है सर अब मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को अपन लोग दिल थाम के बैठते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। हाँ तो सुनो, अब मैं क्वेश्चन इसमें पूछने जा रहा हूं, मेरे बच्चों ने इतना लिख लिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। सर जी करा दो सर, तो मैं कह रहा हूं, हाँ मैंने वैसा बोलूं या वैसा बोलूं? ठीक है, मैंने बोला यस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस x, vapor density of gas x is 4 times the vapor density of gas y. Okay, कह रहा है if molecular weight of x is 80, then molecular weight of gas y। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। कम ऑन मेरे बेटा, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। ओके सर जी, ओके सर जी। A 320, B 200, C 20, D नन। कम ऑन मेरे बेटा, ईमानदारी से बताएंगे, मैंने नहीं बताना। वेपर डेंसिटी का बस एक फॉर्मूला को ध्यान रखना है, तो समझ में आ गया किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है। उसी गैस की डेंसिटी को हम हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से रिलेट करते हैं एट सेम प्रेशर एंड टेंपरेचर। यस, और फॉर्मूला पता है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है। शाबाश, करो मेरे बेटा, कर सकते हैं मेरे बच्चे। हाँ सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर जी। हाँ देख फिर से ये ले गया। चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बताएंगे मेरे बेटा। अरे आ गया, सब बढ़िया। सोच लिया सोच लिया सोच लिया, कर लो। सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने, सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने। चलो तो मेरे बेटा इस क्वेश्चन को भी अपन कर सकते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस वाई। ठीक है सर, सुनो, तेरे को पता है वेपर किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एक्स विल बी 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स। यस, सेम वे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस वाई 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस वाई। बहुत बढ़िया, दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर मेरे बेटा, दोनों को डिवाइड कर। डिवाइड किया, 2 से 2 गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स दे रखा है 80, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस वाई निकालना है। वेपर डेंसिटी ऑफ एक्स, वेपर डेंसिटी ऑफ x is 4 टाइम्स, तो वेपर डेंसिटी ऑफ x is 4 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ y। तो मैं वेपर डेंसिटी ऑफ x को लिख सकता हूं 4 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ y। अरे बोला, वेपर डेंसिटी ऑफ x को लिख सकता हूं 4 टाइम्स वेपर डेंसिटी ऑफ y। बोल हाँ हाँ सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। तो ले ये तो कट गया वेपर डेंसिटी ऑफ y। तो ले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस y क्या आ गया, इसको इधर ले, इसको इधर, 80/4, 20 चौक 80। सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y इज 20। सर सी मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोल, समझ में आया? झूठ ना बोल। 67.7 नहीं क्यों किया, बाकी होते क्या गड़बड़ हो गई? हाँ जल्दी बताओ। ओह शगुन परमार, बहुत बहुत बढ़िया, आ गया मेरे बच्चे को समझ में, पक्का? तो सब लोग अब सुनते जाना, ठीक है भाई? ओके सर जी, ओके सर जी। तो चलो वेपर डेंसिटी आ गई, इससे यही क्वेश्चन आता है मेरे बेटा, बोल कर लेगा वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन। इन एंड आउट सारा पढ़ना समझ में आ गया तो फटाक से मुझे अंगूठे दे दे। कम ऑन, बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं। हाँ सुन ले भाई। चलो अभी बताओ ओवरऑल रैंक क्या है। कम ऑन देख, आज तूने इंटीजर टाइप की है। विकास कुमार, स्वयं सिद्धि, पंकज कुशवाहा, आर्यन, केतन, शारदा बसार, मोमिन, प्रभाकर सिंह, हाजिम गुलजार, हबील। शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस एंड गर्ल्स। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूलन एंड पटीट लॉ पर भी इक्का दुक्का कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या है सर? अच्छा, ड्यूलन एंड पटीट लॉ है, ये क्या है सर? बिल्कुल दिल थाम के बैठिए मेरे बेटा, मैं कराऊंगा अपने बच्चे को, ठीक है सर जी। बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है मेरे बेटा। शाबाश, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, कराऊं मैं? बहुत बढ़िया, सुनो नन्हे मुन्नो, ये पर्टिकुलर चीज है, जैसे वेपर डेंसिटी ना, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी एक फॉर्मूला बस याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इनटू वेपर डेंसिटी। अब बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। अब ऐसे ड्यूलन एंड पटीट लॉ मेरे बेटा, ये सब मेटल्स के लिए है, फॉर मेटल्स ओनली। अच्छा ये मेटल्स के लिए है बेटा। एक चीज होती है स्पेसिफिक हीट। ओके स्पेसिफिक हीट है ना, नहीं सुना तो कोई नहीं, मैं समझा देता हूं, है ना? वैसे तो सुना होगा फिजिक्स में। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा? किसी भी सब्सटेंस का, सुन, तुझे मेरा टेंपरेचर बढ़ाना है, या सोच मुझे, हाँ सुन देखते मजा आएगा। तुझे मेरा टेंपरेचर बढ़ाना है, क्या करेगा? सर आप में आग लगा देंगे हाँ, तो मुझे हीट देगा ना तू, मुझे हीट देगा तो ऑब्वियस मेरा टेंपरेचर बढ़ेगा।
तो बस मेरे 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आप मेरे को हीट दोगे, मेरे 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आपको मुझे हीट देनी पड़ेगी, वो मेरी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आपको मुझको हीट देनी पड़ेगी, वो हीट मेरी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। बोल आ गया समझ में? और झूठ ना बोल। तो यस, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, ओके, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो हर मेटल की अलग अलग होती है मेरे बेटा, ठीक है ना? ओके, अब ड्यूलैंग एंड पेटिट लॉ, हर मेटल की अलग अलग होती है। ड्यूलैंग एंड पेटिट लॉ, ठीक है, क्या कहता है? सुनो 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 भाई, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसके 1 ग्राम का टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक। हर मेटल की अलग अलग होती है। अब आज के बाद ध्यान रखना, ये क्या है? किसी भी मेटल का एटॉमिक वेट, हाँ, इनटू उसी की स्पेसिफिक हीट, उस मेटल की स्पेसिफिक हीट, ओके। और ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट, हीट की यूनिट जूल भी होती है, ऐसा यूनिट कैलोरी भी होती है। इस फॉर्मूले में मेरे बेटा कैलोरी में होनी चाहिए, इन कैलोरी, ओके, कैलोरी पर ग्राम, ओके। किसी भी मेटल का एटॉमिक वेट और उसी की स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होता है वो लगभग लगभग 6.4 के बराबर होता है। इसका यूज क्या है सर? इसका यूज क्या है सर? इसका कुछ यूज नहीं है। किसी भी मेटल की तेरे को स्पेसिफिक हीट दे देगा तो तू उसका एटॉमिक वेट निकाल सकता है। तो तेरे को कई बार एटॉमिक वेट ना देके आपको स्पेसिफिक हीट, ध्यान रखना, कैलोरी में होनी चाहिए। अगर जूल में है ना तो कैलोरी में कन्वर्ट कर लियो। और ध्यान रखियो 1 कैलोरी लगभग लगभग 4.2 जूल होता है। कई बार क्या करता है ना क्वेश्चन में, ये स्पेसिफिक हीट कैलोरी में ना देके जूल में दे देगा, तो आप उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना। तो किसी भी मेटल का एटॉमिक वेट और उसी मेटल की स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट कैलोरी में वो 6.4 के लगभग होता है। तो कुछ नहीं, इसका बस ये यूज है, अगर आपको किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट दी है तो आप उसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। पक्का पक्का पक्का? और सच्ची बोलो और प्यार से बोलो। हाँ शाबाश। अब चल इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं हर दुनिया जहां की इधर उधर की सारी चीजें करा दूंगा तेरे को। ओके सर जी, ये कैलोरी में होना चाहिए, अगर जूल में दिया हो तो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। किसी भी मेटल का एटॉमिक वेट उसी की स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट हमेशा 6.4 के बराबर आता है। और बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चल अब इस पे भी क्वेश्चन कर लो। सर जी करा दो, सर जी आप तो खूब करा देते हो क्वेश्चन, आप तो रुकते नहीं क्वेश्चन कराने से। तो रुकेंगे भाई हम। हाँ तो ध्यान से देख, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जा रहा है एम्स मंगल ग्रह पे जाएंगे बेटा अपन, ठीक है ना? तो चल अब दिल थाम के बैठियो। मैंने क्या बोला बोल दो मैं? हाँ चलो, अनन्या उपाध्याय इधर देख ले। अब सुनो, मैंने बोला हाँ, अ मेटल इज फाउंड टू हैव specific heat 8.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, 8.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं, ओके ओके, कह रहा हूं कैलकुलेट, कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेट कर ले। हाँ कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड, हाँ M2O, इसकी ऑक्साइड है M2O, मेटल है M। चल मेरे बेटा ईमानदारी से बता, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत जल्दी बोलो, प्यार से बोलो। चलो करेंगे, कम ऑन। एक मेटल है, इसका स्पेसिफिक हीट है मेरे बेटा 8.4 जूल पर ग्राम। कह रहा है इस ये मेटल ऑक्साइड बना रहा है M2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताएं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से करेंगे मेरे बेटा। ओ जी, आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट दी, तेरे को पता है ड्यूलैंग एंड पेटिट लॉ, किसी भी मेटल के लिए किसी भी मेटल का एटॉमिक वेट इनटू उसी की स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट 6.4 होता है। हाँ इसी बढ़िया, कैलोरी में होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट, बहुत बढ़िया। तो मेटल का एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, स्पेसिफिक हीट जूल में दे रखी है, कैलोरी में कन्वर्ट कर, 1 कैलोरी लगभग लगभग 4.2 जूल। तो मेरे बेटा ये इसका डबल, तो इसका मतलब ये 2 कैलोरी है, क्योंकि जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर। ओके, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड कर, तो ये कितना आ गया? 2 कैलोरी, ये कैलोरी में होना चाहिए। और बहुत बढ़िया, तो ले 6.4, तो एटॉमिक वेट आ गया मेरे बेटा 6.4 बाय 2, तो कितना आ गया? 3.2 आ गया एटॉमिक वेट। बट इसने ये नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? इसकी ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है ना, ऑक्साइड ये है, तो ले एक मेटल एटम का वजन 3.2, तो 2 का वजन 2 into 3.2 प्लस एक ऑक्सीजन 16, तो ये क्या हो गया? 4 है ना, 6 प्लस 16, ले मेरे बेटा 20.4 होगा, 20.4। ये तो एटॉमिक वेट आया मेटल का, बट इसने पूछा क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड M2O। सच्ची बोल, समझ में आया? अरे बोलना, एक एटम का वजन तो आ गया 3.2 एटॉमिक वेट, हाँ मॉलिक्यूलर है ना, तो 2 एटम का वजन हो जाएगा 2 into 3.2 प्लस एक ऑक्सीजन 16, मॉलिक्यूलर वेट 20.4। आज के बाद ये वाला भी क्वेश्चन कर लेगा। अरे सारे टेढ़े मेढ़े इधर उधर की हर वैरायटी करा दूंगा मैं, दुनिया में कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं तेरे लिए, ठीक है? अब हम करते हैं एक बड़ी धांसू चीज, सुन। अच्छा होमवर्क भी कराना, चलो होमवर्क करें अब होमवर्क करें। हाँ सर जी करा दो ना होमवर्क, सर करा दो होमवर्क। चलो मैं कराता हूँ, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। हाँ 20.4 ही तो आएगा, हाँ और 20 नहीं 22 16 हुआ ना, 22.4, वो समझ जाओ यार। ठीक है, हाँ तो ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने, अब हम करते हैं मेरे बच्चे के प्यारे प्यारे होमवर्क दिए थे, आप लोगों ने किए होंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। अब सब लोग ध्यान से देखना, ये आपने घर से किया होगा, बोलो बोलो बोलो। चलो आपने किया होगा 10 ग्राम MnO2, मैंगनीज का एटॉमिक वेट ना पता तो बता देता हूं 55 होता है, मैंगनीज का एटॉमिक वेट 55। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब सब लोग सुनो ना मेरे बेटा। 10 ग्राम ऑफ NO2 on reaction with HCl form 2.24 liter Cl2 gas at NTP। ओके, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2 पूछ रहा है। अच्छा मतलब ये पूरा प्योर नहीं है, 10 ग्राम में पूरा का पूरा MnO2 नहीं है, तभी तो परसेंट सैंपल है ये, तो सैंपल में प्योरिटी पूछ रहा है, तो मुझे वो निकालना होगा कि कितना होगा। चल हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, चल आपने सोचा होगा, चल मैं कराता हूं। अब दिल थाम के बैठ, सुन सुन सुन, प्यारा सा क्वेश्चन था, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तेरे को पता है एनटीपी पर 2.24 लीटर, तो कितने मोल निकाल सकते हैं? आहा फिर से देख, इसको बीमारी हो गई। क्यों भाई, अब एंड में होमवर्क तो करा दे कम से कम, तुझे आज ही सारी बीमारियां लगनी है। कैमरा देवता क्यों रुष्ट हो आप आज हैं, क्यों रुष्ट हो यार हैं? क्या गलती हो गई कैमरा देवता हैं? आज इतने कर रहे हो ड्रामे, कभी नहीं करते इतने ज्यादा तो। अब तुम ऐसे करोगे कैमरा देवता, हाँ मेरे बच्चे है ना वो मुझसे रुष्ट होंगे, है ना मुझसे, है ना उनका प्यार क्यों कम करवा रहे हो यार, है ना? और बच्चों मेरी गलती नहीं है भाई। तो चलो अब सब लोग दिल ताम के बैठा, ठीक है? अब साफ साफ दिख भी रहा होगा, है ना? तो सुनो, 10 ग्राम ऑफ MnO2 ऑन रिएक्शन विद, आपको पता है मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखना, 22.4 लीटर एनटीपी पर 1 मोल, हाँ 22.4 लीटर गैस, क्लोरीन गैस, मतलब 1 मोल गैस, हाँ तो 2.24 लीटर 0.1 मोल गैस हो गई। अरे 0.1 मोल हो जाएगी, कर ले यूनिटी से। अच्छा मतलब ये 0.1 मोल बन रही है,
हाँ सर, क्या बैलेंस है पहले देख ले। एक मैंगनीज, ऑक्सीजन दो, क्लोरीन 4, दो क्लोरीन दो, बैलेंस है सर। हाइड्रोजन 4, बिल्कुल सर बैलेंस है, बैलेंस है। अब सुन, तो 2.24 लीटर Cl2 बनी, मतलब 0.1 मोल Cl2 बनी है। 1 मोल बनता है इसके 1 मोल से, तो 0.1 मोल मिला होगा इसके 0.1 मोल से। क्यों? 1 मोल मिलता है 1 मोल से बराबर से 0.1 मोल मिला होगा 0.1 मोल से बराबर से, बिल्कुल। तो MnO2 0.1 मोल था, इस 0.1 मोल का वजन निकाल ले। नंबर ऑफ मोल से वजन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, बहुत बढ़िया। तो पता लग गया कितने ग्राम रहा होगा, कितने मोल है MnO2 0.1 मोल रहा होगा, क्योंकि 1 मोल मिलता है 1 मोल से, तो पॉइंट बराबर से, तो 0.1 मोल मिला होगा 0.1 मोल से, तो इसके 0.1 मोल का वजन निकाल लिया। मॉलिक्यूलर वेट निकालो MnO2 का, मैंगनीज का 55, दो ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 87। ले मेरे बेटा वेट कितना आ गया 8.7 ग्राम, तो ले MnO2 8.7 ग्राम था। 10 ग्राम सैंपल में MnO2 कितना था 8.7 ग्राम, तो ले पूरे सैंपल का वजन नीचे। MnO2 उसमें कितना था 8.7 ग्राम, परसेंटेज के लिए 100। मेरे बेटा 87% है मेरे बच्चों, 87% है। सच बता, समझ में आया, मजा आया नहीं आया? 72% ने सही कर लिया, बाकियों से क्या गलती समझ में आ गया? और जल्दी बोलो, और जल्दी बोलो, को मुश्किल था क्या? ना सर जी, आ गया सर समझ में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन होमवर्क का ये था मेरे बेटा। हाँ सर, हाँ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मजा सा आ जाएगा इसमें, ठीक है सर जी? करा दो सर जी। तो सुनो सुनो सुनो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2 moles of MnO2 react with 4 moles of HCl to form 11.2 liter of Cl2 at STP। परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, परसेंटेज यील्ड मतलब बैलेंस इक्वेशन जितना बोल रही है उतना नहीं बनेगा, उससे कम बनेगा, तो देख लेंगे कितना परसेंट बना। परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, नहीं पता, लेट परसेंटेज यील्ड बी x%। इसका मतलब जितना बोलेगी बैलेंस इक्वेशन उतना नहीं बनेगा, उसका x% बनेगा। ओके सर जी, चलो अब शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठियो, आपने किया होगा होमवर्क राइट। अब क्या रहा है रिएक्शन, ये 2 moles of MnO2 react with 4 moles of HCl। ओके, तो सर बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा, बैलेंस इक्वेशन है। हाँ सर, बैलेंस इक्वेशन है सर, बहुत बढ़िया। सो बैलेंस इक्वेशन है मेरे बेटा, हाँ बिल्कुल बैलेंस है सर, बैलेंस है। 2 मोल गिवन मोल इसके 2 मोल, इसके गिवन मोल 4 मोल, कोई खत्म होगा। Cl2 कितना बनेगा, दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट पहचान कैसे निकालते हैं, x गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका x आया 2, इसके गिवन मोल 4, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, x1, जिसका x छोटा होता है वो लिमिटिंग, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा। 4 मोल देता है 1 मोल, 4 मोल देता है 1 मोल, हां 4 मोल देता है 1 मोल, और इसके 4 ही मोल थे तो इसका 1 मोल बनना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि 4 मोल देता है 1 मोल, तो ये डिसाइड करेगा। और इसके 4 ही मोल थे तो 4 मोल ने 1 मोल देना चाहिए। बट मेरे बेटा 1 मोल नहीं बनेगा, 1 मोल का x% बनेगा, अगर यील्ड x% है तो ले 1 मोल का x%, और बना कितना है 11.2 लीटर एसटीपी, 22.4 लीटर 1 मोल, 11.2 लीटर आधा मोल। यस सर, अरे 22.4 का आधा, बिल्कुल, तो ले बनना चाहिए 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस, बट 1 मोल नहीं बनेगा, उसका x% बनेगा, अगर यील्ड x% है तो 1 मोल का x% निकाल लिया, 1 मोल का x% निकाल लिया अपन ने, 1 मोल का x% निकाला। हाँ, एंड दैट शुड बी, दैट इज कितना है 4.5 मोल बना है, समझ, बनना चाहिए था 1 मोल, बट बना है हाफ मोल। 22.4 लीटर एसटीपी 1 मोल, तो 11.2 लीटर हाफ मोल, तो ले 1 मोल बनना चाहिए था, बट उसका 1 मोल नहीं बनेगा, उसका x% बनेगा, अगर यील्ड नहीं है तो 1 मोल का x% 4.5 मोल आया है। हो गया मेरे बेटा, शाबाश, इसको इधर ले जा, 50 आ गया मेरे बेटा, परसेंटेज यील्ड 50% है, बनना चाहिए था 1 मोल बना है आधा मोल, मतलब 50% बना है, तो 50% यील्ड है, बोला आया समझ में? शाबाश, 81%, तुम शेर हो मेरे शेर हो, जबरदस्त। सच बता, कुछ भी मुश्किल लग रहा है बेटा, ईमानदारी से बताइयो, ईमानदारी से बताइयो मेरे बच्चे, कुछ भी मुश्किल है तेरे लिए, जल्दी से बता दे। तो मेरे बेटा अब कुछ नहीं करना आपको, अब मेरे बेटा तुम ज्यादातर सारे पीवाईक्यूज कर सकते हो, आप करना मेरे बेटा नीट के पीवाईक्यूज, तुम अब सारे कर लोगे, और अगली क्लास में, अगली क्लास पूरी मैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट की धुआंधार आपको पूरी धांसू रिवीजन, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बाकी हैं वो भी कराऊंगा, ठीक है ना, और धांसू वाली अपन रिवीजन करेंगे, रिवीजन विद ऑल पीवाईक्यूज, नीट के जेई के सब सब मेरे बेटा अगली क्लास में हम धांसू करने जा रहे हैं, ठीक है। ईमानदारी से बता मेरे बच्चे, क्या तेरे को ये चैप्टर अब आया समझ में मेरे बेटा, आसान लगा मेरे बेटा को? बोलो बोलो बोलो, है? हाँ ठीक है, तो मेरे बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, अगली क्लास में धांसू इसको करेंगे तगड़ा वाला, और फिर मंडे से नए चैप्टर की शुरुआत, धांसू शुरुआत। और सच बता ईमानदारी से, आप जब पहले दिन आए थे मेरे बेटा, देख तुम 2-3 साल ऑनलाइन भी ऑफलाइन कहीं कहीं पढ़ के आए, आप इतनी जगह आपने किया था मेरे बेटा, आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, काफी बेसिक्स में भी दिक्कत थी, बट विश्वास कर मेरे साथ तू 14-15 दिन रहा मेरे बेटा, आपके क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस करी है, हिम्मत नहीं हारी, तो विश्वास मान, सोच अपने दिमाग में, अब तू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन कर लेता है, तो अब तू काफी सारे क्वेश्चन करना सीख गया न्यूमेरिकल, और मैंने तुझसे प्रॉमिस किया, तू लगा रहे मेरे साथ 10-12 दिन, तो देख इंप्रूवमेंट होती जाएगी, और अब देख सच में आप लोगों को काफी कुछ करना आ गया मेरे बेटा, ठीक है ना। तो देख ऐसे धीरे धीरे होगा, और विश्वास मान तू जैसे मेरे साथ बना रहेगा ना, तेरे क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी मेरे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मैं रटवाता नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट के साथ मैं हमेशा कराता हूं, ठीक है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, है ना, तो अब फटाक से अपनी अपनी रैंक बता दो, है? हाँ चलो अब रैंक बता दो सारे अपनी अपनी, किसकी 2800 रैंक है, किसकी 6000 रैंक है, किसकी 5000 रैंक है, कम ऑन जल्दी से बताओ मेरे बेटा, कम ऑन। हाँ, संजना, जया गुप्ता। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसी के साथ अब हम करते हैं अपनी कक्षा की समाप्ति, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, खूब अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो मेरे बेटा, है ना, और सिखा के छोड़ूंगा मैं, देख बस छोड़ियो मत, चिपका रहियो मेरे साथ एंड तक, है ना। देख विश्वास मान, बहुत अच्छी हो जाएगी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री, देख 2-3 साल से तुम पहले भी कहीं कहीं पढ़ रहे थे, देख उस तरीके से आपको नहीं आया, तो अब यहाँ सीख रहे हैं ना, हम करेंगे ना सब बहुत फोड़ू तरीके से, ठीक है। और अब धीरे धीरे आपका हो रहा है, तो अब क्वेश्चन का भी स्तर तो अगली क्लास में देखेगा, मोल कॉन्सेप्ट के फोड़ू क्वेश्चन सारे हम करेंगे, कंसेप्ट और क्वेश्चन के पूरी रिवीजन पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, खूब अच्छे से पढ़ो और अपने डीवी को ऐसे ही प्यार करते रहो, मिलते हैं कल, टिल देन ओके बाय बाय, लव यू ऑल।